हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। अब हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम 8 तक। इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। अगर हम किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो डेफिनेटली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, लेकिन अगर मैं कंडक्टिंग वायर्स को बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या वो भी चार्ज स्टोर करते हैं? इस सिचुएशन का एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जेईई एडवांस में बहुत बार इस सिचुएशंस का इस्तेमाल किया गया है। कैसे, इसको सीखते हैं। क्रेडिट जाना चाहिए इरोडोव बुक को इतने अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन को देने के लिए। अब हम आगे इसको समझते हैं। क्वेश्चन का ये कहना है कि दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स हैं, जैसा मैंने अलग अलग कलर से दिखाया हुआ है। ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको सिलेंडर 2 मान लेते हैं। सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया तो बराबर है। फाइंड द चार्ज एट द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर्स इफ अ करंट आई फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर 1 टू कंडक्टर 2। मान लेते हैं बच्चों की इसका जो पोटेंशियल है वो V के बराबर है, जबकि करंट जो फ्लो कर रहा होगा उसको हम I से डिनोट कर देते हैं। तुम लोग ये देख पाओगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा होगा। दोनों कंडक्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब दोनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो बराबर होगा। क्लियर बच्चों? अब हमको यह समझना है कि इस बाउंड्री पर आखिर चार्ज एक्यूमुलेट क्यों होगा। इस सवाल का जवाब एक और सवाल से मिलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि दोनों कंडक्टर्स में क्या करंट बराबर होगा? बिल्कुल, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्या दोनों कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी? इस बारे में थोड़ा सोचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अगर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की बात करें तो हम सब जानते हैं दैट J इक्वल्स टू सिग्मा E होता है, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको मैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी भी लिख सकता हूं, तो आप रो J इक्वल्स टू E भी लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ करंट डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि दोनों सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, दोनों के थ्रू करंट बराबर फ्लो कर रहा है, तो J दोनों के लिए सेम है। बट जो चीज अलग है वो है रेजिस्टिविटी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफरेंट होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां लिखना चाहूंगा E1, तो ये वैल्यू हो जाएगी ρ1 इंटू J, और J को I अपॉन एरिया लिखा जा सकता है, टोटल एरिया अगर A के बराबर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो ये हम लिख पाएंगे ρ2 इंटू आई डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, और ये अलग सिर्फ इसलिए है क्योंकि दोनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है। अगर रेजिस्टिविटी सेम होती, मतलब हम सेम ही मटेरियल की बात कर रहे होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती। अच्छा, ये बात अगर हमको समझ में आती है तो इसके आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटी सी चीज कर रहा हूं। मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूं यहां पे। होपफुली ये सिलेंडर विजिबल होगा तुम लोगों को। यहां पर दोनों जगह पिंक कलर हो गया है, तो मे बी विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन बच्चों, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, छोटा सा एरिया, मैं ds मान लूं, तो आप ये समझ पाओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां पर एंटर कर रही होगी ना, इसको E1 से डिनोट करते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, तो मैं इसको E2 से डिनोट करता हूं। हम ये ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ तो है ही। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करेगी तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में जो फ्लक्स जनरेट करेगी वो नेगेटिव होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं, मतलब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ लगाने के बाद, अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं गॉस लॉ की। तो अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो हमको यह पता चलता है कि जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो कितना है। इट इज E1 मल्टीप्लाइड विद एरिया ds, जो कि मैंने इमेजिनरी सिलेंडर का एरिया लिया है। इसको मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूं, प्लस E2 मल्टीप्लाइड विद ds अगेन। दिस टोटल फ्लक्स शुड बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा में चार्ज डेंसिटी मान के चल रहा हूं जो यहां पर एक्यूमुलेट चार्ज हुआ है उसकी वजह से है,
तो आपको सिग्मा इंटू ds मिलेगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds तो मैंने हटा दिया बच्चों। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E2 माइनस E1। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सवाल है, ये वैल्यूज हम निकाल चुके थे, इनको पुट करते हैं तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से आप देख सकते हैं E2 की वैल्यू ρ2 I बाय एरिया माइनस ρ1 I बाय एरिया। एरिया को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो सिग्मा इंटू एरिया विल गिव यू टोटल चार्ज विच हैज एक्यूमुलेटेड एंड दैट शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई। अगर कॉमन ले लें तो यहां पर आएगा ρ2 माइनस ρ1। ये वो चार्ज है जो एक्चुअली एक्यूमुलेट हुआ होगा बच्चों, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमको ये बता रहा है कि अगर ρ2 ρ1 बराबर होते तो ऑब्वियसली सेम मटेरियल होता इलेक्ट्रिकली, ऐसे में यहां पर कोई चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता। लेकिन अगर आप डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टिंग वायर्स को जोड़ते हैं आपस में, तो गॉस लॉ को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको समझ में आएगा कि बाउंड्री के लेफ्ट और राइट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, फ्लक्स ओवरऑल डिफरेंट आएगा, और फ्लक्स अगर अलग आएगा तो चार्ज बीच में एक्यूमुलेटेड होगा ही। ये डेफिनेट चीज है। तो जब हम डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं, बीच में चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड गॉस लॉ। थैंक यू बच्चों।